हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 7। जिसने 6 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है यूजीसी नेट जेआरएफ करके, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और इसके साथ साथ टीजीटी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस और पीजीटी समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, सावरकर के अनुसार वे कौन से 3 बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं? क्षेत्र प्रदेश, प्रजाति, संस्कृति। क्षेत्र प्रदेश जनसंख्या, प्रभुसत्ता। क्षेत्र प्रदेश सरकार तथा अंतर्राष्ट्रीय पहचान, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। और मेरे बताने से पहले अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है ना। तो इसमें बताइए पहला आंसर क्या होगा। सावरकर के अनुसार वे कौन से 3 बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं? तो फर्स्ट का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र प्रदेश, प्रजाति और संस्कृति। तो विनायक दामोदर सावरकर ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय किसको जाता है? सावरकर को जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ? अरस्तु, सिसरो, लॉक या फिर रूसो? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, रूसो। सहभागी लोकतंत्र के विचार का अभ्युदय ये किसके साथ हुआ? ये हुआ रूसो के साथ हुआ। अगला है क्वेश्चन, प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? गुफा के रूपक द्वारा, विभक्त पंक्ति के रूपक द्वारा, रूप के सिद्धांत द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा? तो थर्ड का जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि उपयुक्त सभी के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना है? तो राम मोहन राय, विवेकानंद, बी.आर. अम्बेडकर या फिर एम.एन. राय? तो फोर्थ का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर ये बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प मानते थे। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में शामिल हैं। तो क्या क्या शामिल है? जन लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरणीय लोक कल्याणकारी योजना, या फिर उदारतावादी लोकतंत्र, समादेशित अर्थव्यवस्था तथा वितरणशील न्याय, उदारतावादी अथवा समुदायात्मक समाजवादी लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरणीय लोक कल्याणकारी योजना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो फिफ्थ का जो सही है ये है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में शामिल है। तो कौन कौन से शामिल है? ये है उदारतावादी अथवा समुदायात्मक समाजवादी लोकतंत्र, बाजार अर्थव्यवस्था तथा पुनर्वितरणीय लोक कल्याणकारी योजना। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वपक्षी, सामूहिक, अहम चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, तथा स्वाधीनता के लिए संघर्षरत व्यक्ति के बीच के संघर्ष के रूप में परिकल्पित किया है? तो गांधी हैं, एम.एन. राय हैं, अरविंदो हैं या फिर अंबेडकर हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. राय। तो मानवेंद्र नाथ राय ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी तथा विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार थे। ये मैक्सिको और भारत दोनों के ही कम्युनिस्ट पार्टियों के संस्थापक थे। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्रतिरोधी तथा अप्रतिरोधी अंतर विरोध के बीच अंतर किसने किया? मार्क्स ने किया, लेनिन ने किया, मायो ने किया या फिर एम.एन. राय ने किया?
तो किसने किया? ये किया ऑप्शन नंबर सी, मायो ने किया। तो मायोवाद ये 1960-70 के दशक के दौरान चरमपंथी अतिवादी माने जा रहे बुद्धिजीवी वर्ग का या उत्तेजित जनसमूह की सहज प्रतिक्रियावादी सिद्धांत है। मायोवादी राजनीतिक रूप से सचेत, सक्रिय और योजनाबद्ध काम करने वाले दल के रूप में काम करते। तो इसमें जो सही है ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक सिद्धांत के अंत पर विवाद के सही अनुक्रम को पहचानिए। तो राजनीतिक सिद्धांत के हार्स पर डेविड ईस्टन, राजनीतिक सिद्धांत के अंत पर R.A. डहल, राइमर राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में है, या फिर राजनीतिक सिद्धांत के अंत पर पीटर लॉसलैट। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंत पर विवाद के सही अनुक्रम को पहचानिए, कूट वाला प्रश्न दिया गया है। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, यानी कि पहले फर्स्ट वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर सेकंड वाला और देन थर्ड वाला। तो इसमें राइट है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं लेखक और दूसरी तरफ उनकी पुस्तक दी गई हैं। तो डी हेल्ड, जे लिवली, मैकफर्सन, सी पैटमैन, इनकी पुस्तक पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी या द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखो इसमें 9 का जो सही हो जाएगा, 9 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 2, 3, 4, 1 है ना, इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो देखो डी हेल्ड, इनकी पुस्तक का नाम है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा है जे लिवली, इनकी पुस्तक का नाम है डेमोक्रेसी। मैकफर्सन, इनकी पुस्तक का नाम है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। और लास्ट है ये है सी पैटमैन, इनकी पुस्तक का नाम है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो देखो कथन हमें दिया गया है, जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी हैं, कारण है सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप हैं, है ना। तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ए। तो इसमें सही दिया गया है, जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी हैं, लेकिन जो इसमें जो आर दिया गया है, जो कारण दिया गया है, ये इसमें सही नहीं दिया गया है ना, ये इसमें गलत दिया गया। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही आंसर होगा, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। अगला है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो कूट वाला प्रश्न दिया गया है। तो देखो इसमें पहला है, संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। रानी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्रवाई करती है। हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित किसी भी विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड्स 2 साल तक के विलंबित कर सकता है। या फिर मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसमें जो 11 का सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। क्या है? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, इसमें राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं निर्वाचन प्रक्रिया और दूसरी तरफ उनके सूची ये दिए गए हैं देश के बारे में दिया गया है ना। तो फर्स्ट है, ये है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। तो ये किस देश की है? ये जो निर्वाचन प्रक्रिया है ये किस देश की है? ये है यूएसए की। किसकी है? यूएसए। द्वितीय बैलेट प्रणाली ये है फ्रांस की। अतिरिक्त सदस्य प्रणाली ये है जर्मनी की। और लास्ट है पार्टी सूची प्रणाली, ये है स्विट्जरलैंड की। कहाँ की है? स्विट्जरलैंड। तो देखो 12th का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, यानी कि 3, 4, 1, 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संरचनात्मक कार्यवाद मूलतः है तुलना की एक माप, विकास से जुड़ी एक विचारधारा, जांच पड़ताल का एक ढांचा या फिर शासन की एक पद्धति। तो संरचनात्मक कार्यवाद ये क्या है? ये है ऑप्शन नंबर सी, जांच पड़ताल का एक ढांचा है। संरचनात्मक कार्यवाद क्या है? ये एक जांच पड़ताल का एक ढांचा है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, SP हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक क्षय तब होता है जब
जन गतिशीलता तथा जन सहभागिता दोनों का योग संस्थायन की तुलना में अधिक होता है। जन गतिशीलता और जन सहभागिता संस्थायन की तुलना में कम होती है। संस्थाओं में जटिलता और सरलता दोनों विशेषताएं होती हैं, या फिर संस्थाएं दीर्घायु होती हैं। तो 14 में देखो जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, जन गतिशीलता तथा जन सहभागिता दोनों का योग संस्थायन की तुलना में अधिक होता है ना। तो एसपी हंटिंगटन के अनुसार जो राजनीतिक क्षय है ये तब होता है कि जब जन गतिशीलता तथा जन सहभागिता दोनों का योग संस्थायन की तुलना में अधिक हो। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो कथन दे रहा है इसमें, यूएस सीनेट दुनिया में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। कारण है बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा सीनेट के अनुदान के बिना कर सकते हैं। तो देखो इसमें जो कथन दिया गया है ये सही दिया गया है, यानी कि यूएसए सीनेट दुनिया में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। और इसका कारण है बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा सीनेट के अनुमोदन के बिना कर सकते हैं। तो यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान किया गया है। तो देखो आश्रयता सिद्धांत समीर अमीन, विकास का सिद्धांत लुसियन पाए, परायेपन का सिद्धांत कार्ल मार्क्स और नकारात्मकता स्वतंत्रता का सिद्धांत ये जॉन रॉल्स। तो सही विकल्प चुनना है हमें, कूट वाला प्रश्न दिया गया है। तो देखो इसमें आश्रयता सिद्धांत समीर अमीन का है, विकास का सिद्धांत लुसियन पाई का है और परायेपन का सिद्धांत ये कार्ल मार्क्स ने दिया है। तो इस तरह से इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही आंसर होगा, यानी कि 1, 2, 3 सही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन अभिलक्षण भारत और यूके में सर्वसामान्य है। तो संसद की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, द्विसदन पद्धति, सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 इसमें राइट आंसर होंगे, यानी कि द्विसदन पद्धति और सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, 17 का ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन कानून को इन शब्दों में परिभाषित किया। बहुसंख्यक एक मतपत्र प्रणाली जो पार्टी द्वैधता की ओर प्रवृत्त होती है, ड्यूवर्गर्स लॉ, रिकर प्रपोजिशन, सरतोरी का टेंडेंसी लॉ या कॉक्स का कोऑर्डिनेशन आर्ग्यूमेंट। तो 18 में जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ड्यूवर्गर्स लॉ। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, यूरोपीय चिंतकों द्वारा विकसित निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत 1950 के दशक में यूएस के समाज विज्ञानियों के बीच गर्मागर्म चर्चा का विषय बना। तो संचार सिद्धांत, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, संरचनात्मक कार्यवाद या फिर निर्णयन सिद्धांत। तो 19 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। तो 1950 के दशक में विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत ये यूएसए के समाज विज्ञानियों के बीच गर्मागर्म चर्चा का विषय बना था। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, रैल्फ मिलीबैंड ने राज्य को शासक वर्ग के हाथों में एक उपकरण के रूप में देखा है। तो तुलनात्मक राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। तो संरचनावादी है, स्त्रीवादी है, साधक है या फिर बहुल समाजवादी है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, साधक है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसमें साधक राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था। सर फिरोज खां नूर, सर जफर उल्लाह खां, डॉक्टर जयशंकर या फिर जयप्रकाश नारायण। तो भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो 21 का जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे।
उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा की प्रारूपण समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा। उस सदस्य की पहचान कीजिए। टी कृष्णमाचारी, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो बताइए 22 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी कृष्णमाचारी। क्या हो जाएगा? टी कृष्णमाचारी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें पुस्तकें दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। 23 का देखो, इसमें एक तरफ क्या है, एक तरफ पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक या फिर संपादक हैं। तो 23 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 4321 इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। तो कूट वाला प्रश्न दिया गया है। तो बर्खास्त मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ जिम्मेदार राज्यपाल हैं। क्या क्या है? बर्खास्त मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ क्या है? जिम्मेदार राज्यपाल हैं। तो देखो 24 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, 3142। तो अजय मुखर्जी ये धर्मवीर, चरण सिंह ये गोपाल रेड्डी, NT रामा राव ये रामलाल और फारूक अब्दुल्ला ये हैं ऑप्शन सेकंड जगमोहन। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का संबंध भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से था? तो KR नारायण का, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, BV गिरी का या फिर रामा स्वामी वेंकट रमन का। तो ये है ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि BV गिरी का। तो किस राष्ट्रपति का संबंध भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से था? तो ये था BV गिरी से संबंध था। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित होती है? तो गोवा में, मिजोरम में, सिक्किम में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। भारत क्या है? एक गणराज्य में सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां राज्य में जो विधानसभा जो सीट है वह धार्मिक आधार पर आरक्षित होती है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखने के लिए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो रॉबर्ट मेल्सन और हॉवर्ड वॉल्प का है, विलियम रिकर का है, मार्क रॉबिन्स का है या फिर चार्ल्स मेटकाफ का है। तो देखो बच्चों 27 का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट मेल्सन और हॉवर्ड वॉल्प का। ठीक है, किसका कथन है ये? रॉबर्ट मेल्सन और हॉवर्ड वॉल्प का कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्रीय दलों का सही स्पष्टीकरण है? तो राज्य के ढांचे और राजनीतिक व्यवहार का लोकतंत्रीकरण, कल्याणकारी राज्य में कटौती के फलस्वरूप स्थानीय और क्षेत्रीय हितों की पुनरुत्थानशील अभिव्यक्ति और नव उदारवाद में परिवर्तन, आधुनिकीकरण के पैराडाइम ने क्षेत्रों का निरूपण स्थानिक इकाइयों के रूप में किया या फिर अल्पसंख्यक राष्ट्रों का राजनीतिकरण। तो देखो 28 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इसमें सही है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। किसकी पुस्तक में जाति को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है? तो एक ये कथन दिया गया है, तो ये हमें बताना है कि ये किसने कहा है ना। तो इसमें दिया गया है अंतर्विवाही गुट या अंतर्विवाही गुट समूह जिनका एक जैसा नाम हो, जो आनुवांशिक रूप में उस समूह के सदस्य हों, जो सामाजिक संपर्क के संदर्भ में अपने सदस्यों पर कुछ बंधन लगाए, साथ ही अपनी सामान्य उत्स का दावा पेश करने के लिए या तो वे एक सामान्य पेशा अपनाएं और सामान्य तौर पर एक ही समरूप समुदाय का अंग माने जाएं। तो ये किसने परिभाषित किया है इन शब्दों को? तो
M.N. श्रीनिवास ने, बिपिन चंद्र ने, ई ब्लंट ने या फिर जोया हसन ने। तो देखो 29 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ई ब्लंट ने। किसने परिभाषित किया है? ये किया है ई ब्लंट ने किया है। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? ये तीनों शक्तियां राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद और भूमंडलीकरण की परस्पर प्रतिद्वंदी शक्तियां सापेक्षिक हैं और एक दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण करती है, कभी एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती है, कभी सहयोग करती है, लेकिन उनमें सामंजस्य कभी नहीं होता। तो ये किसका कथन है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं रुमकी बसु का, एरी M.M. केकोविच का, संजय बसु का या फिर जगदीश भगवती का। तो 30 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि एरी M.M. केकोविच का कथन है। तो उसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसने प्रशासन को अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन के रूप में परिभाषित किया है? तो H.A. साइमन ने, L.D. वाइट ने, J.A. बैग ने या फिर J.M. पीफनर ने। तो 31 में जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी, J.M. पीफनर ने। तो J.M. पीफनर ने ये प्रशासन को अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन के रूप में परिभाषित किया है। तो उसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है किस साल की विश्व बैंक रिपोर्ट में सुशासन और विकास के लिए सिविल सोसाइटी की सहभागिता पर बल दिया गया था? 1992, 1997, 2000 या फिर 2003 में। तो 32 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1992 में। तो विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। तो देखो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। किसी विभाग में प्रशासनिक अधिकार यदि एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो तो प्रणाली कहलाती है? कमीशन कहलाती है, परिषद कहलाती है, ब्यूरो कहलाती है या फिर बोर्ड कहलाती है? तो ये कहलाती है ब्यूरो। किसी विभाग में अगर प्रशासनिक अधिकार यदि एक ही व्यक्ति पर केंद्रित हो तो वह प्रणाली क्या कहलाती है? ये कहलाती है ब्यूरो कहलाती है। अगला है राज्य सरकार का अंकेक्षण है राज्य का विषय, केंद्र का विषय, समवर्ती सूची का विषय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि केंद्र का विषय। राज्य सरकार का अंकेक्षण है ये है केंद्र का विषय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। अवधि समापन के नियम का अर्थ है संसद में सभी अनिर्णीत विधेयक अपने प्रवर्तन के साथ ही रद्द हो जाते हैं। मंत्रालय के अनुदान की मांग विरोधी पार्टियों द्वारा उसकी नीतियों की आलोचना करने के साथ रद्द हो जाती है। विधानमंडल द्वारा वोट किए गए सभी विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं, या फिर विनियोग विधेयक को यदि राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर वापस ना लौटाया जाए तो वह रद्द हो जाता है। तो बताइए 35 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल द्वारा वोट किए गए सभी विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं। तो अवधि समापन के नियम का क्या अर्थ है कि विधानमंडल द्वारा वोट किए गए सभी विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा आरंभ की जा सकती है? संविधान संशोधन करके, संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत प्रस्ताव पारित करके, नेक्स्ट है शासकीय आदेश द्वारा या फिर कानून द्वारा। तो 36 का जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत प्रस्तावित पारित करके। सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखो, एक तरफ दिया गया है सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2, इसको सुमेलित करना है। तो इसमें दिया गया है WF विलोबी, मैरी पार्कर फॉलेट, मूनी एंड रिले, हेनरी फ्योल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिएटिव एक्सपीरियंस। तो देखो, इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। 37 का जो सही हो जाएगा, 37 का जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा, यानी कि 3412, 3412 है ना, 3412। तो देखो, जो WF विलोबी है ये प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैरी पार्कर फॉलेट ये क्रिएटिव एक्सपीरियंस, मूनी एंड रिले ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हेनरी फ्योल इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट। तो उसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा या फिर भारतीय विदेश सेवा? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय विदेश सेवा। तो निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा 38 का ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा किसने दी? प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा किसने दी? ब्लैक और वाइट ने, मूटन और शॉफन ने, ब्लैक और श्मिट ने या फिर ब्लैक और मूटन ने? तो किसने दी? तो ये दी ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक और मूटन ने। तो ब्लैक और मूटन ने प्रबंधकीय ग्रिड की अवधारणा दी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता? तो आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य सुनिश्चित अवधि तक अपने पद पर रहते हैं। कोई सदस्य केवल राष्ट्रपति द्वारा ही अपने पद से हटाया जा सकता है और वह भी संविधान में दी गई विधि से। आयोग का खर्च भारत की समेकित निधि से लिया जाता है। कोई सदस्य अवधि समाप्त होने पर अन्य सरकारी नौकरियों में पुनर्नियुक्ति होने का पात्र बना रहता है। तो 40 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन को आप किस सैद्धांतिक उपागम से संबंध करेंगे? हर शक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है तथा हर ज्ञान मौजूदा शक्ति संबंधों पर निर्भर होता है और उन्हें लागू करता है। तो मानकीय सिद्धांत है, अनुभवैक सिद्धांत है, उत्तर आधुनिकतावाद है या फिर उत्तर व्यवहारवाद है? तो ये जो कथन है आप किस सैद्धांतिक उपागम से संबंध करेंगे इस कथन का? तो देखो 42 का जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद का। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो इसमें कथन दिया गया है, निर्भरता मॉडल के अनुसार गरीब देशों में अल्प विकास के कारक तत्व संबंधित देश से बाहर के कारक तत्व होते हैं। कारण है विकासशील देशों पर पश्चिमी विकसित देशों के विदेशी पूंजीपरक हितों का प्रभुत्व होता है। तो 43 का जो सही है ये ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसमें ए तथा आर दोनों सही दिए गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन और दूसरी तरफ हैं उनके देश। तो इसमें देखो सबसे पहले ये दिया गया है टोयोटा। तो टोयोटा ये है जापान। ठीक है। दूसरा है जनरल इलेक्ट्रिक, ये है USA। फिर है नेस्ले, ये है स्विट्ज़रलैंड। और ये लास्ट है इलेक्ट्रोलक्स, ये है कनाडा। क्या है? कनाडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा किस कारण से की जाती है? असमान संधि से, नेपाली अस्मिता का बढ़ता हुआ दावा, चीन से समान दूरी की नीति या फिर उपयुक्त सभी? तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा किस कारण से की जाती है? तो असमान संधि से, नेपाली अस्मिता का बढ़ता हुआ दावा, चीन से समान दूरी की नीति। तो इसमें जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस नेता ने सन 1984 में आयोजित आणविक निरस्त्रीकरण पर 4 महादेशीय शांति पहल में भाग नहीं लिया?
तो ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति राउल अल्फोंसिन, प्रधानमंत्री एंड्रीज पॉपन एंड्रयूज, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी या फिर राष्ट्रपति जिया उल हक। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा यह है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जिया उल हक। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उल हक ने सन 1984 में आयोजित आणविक निरस्त्रीकरण पर होने वाले 4 महादेशी शांति पहल में भाग नहीं लिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। चीन ने पाकिस्तानी परियोजनाओं खासकर ग्वादर बंदरगाह पर अत्यधिक धन खर्च किया, तथापि चीन ने अपनी उन नीतियों पर पुनर्विचार किया जिसके कारण पाकिस्तान को मिलने वाले महत्व में कमी आई थी। कारण है भारतीय बाजार में चीनी माल की बिक्री के विशाल अवसर के अलावा तालिबान और अल कायदा के सहयोग से जिनजियांग में इस्लामी कट्टरतावाद के फैलते हुए जाल ने चीन को अपनी दक्षिण एशिया नीति पर पुनर्विचार करने को बाध्य किया, है ना। तो इसमें कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो देखो इसमें जो कथन दिया गया है ये भी सही है और जो इसका कारण दिया गया है ये भी सही दिया गया है। तो इसलिए इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो 50 का जो राइट है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।